एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली ये सीबीएसई का पैटर्न है, सीबीएसई का सिलेबस है और इसमें आज हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले। 9th चैप्टर के सारे चैप्टर्स, 9th क्लास के सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर को मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो टोटल आपकी नॉलेज के लिए बता दो, 3 सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है और तीसरा टर्शरी होता है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, या कह सकते हैं जहाँ पे गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होती है। और थर्ड को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर भी, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आपको पिक्चर्स देख के समझ में आ रहा होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कहीं पे एग्रीकल्चर है, कहीं पे सर्विस सेक्टर है और कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर यूजुअली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कल्टीवेशन होता है किसी भी तरीके की प्रोडक्ट्स का, जैसे कॉटन हो गया, या कब समटाइम सीजनल क्रॉपिंग भी की जाती है ना। तो ये सारे हो जाते हैं नेचुरल चीज़ों पे बेस्ड ऑन, तो इसे हम प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो और ये टोटली किस पर डिपेंड, मतलब मेनली या नॉट एंटायरली डिपेंड होती है नेचुरल फैक्टर पे, जैसे रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है। जैसे राइस को हम सब जानते हैं कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम वाटर, मतलब रेनफॉल बहुत ज़रूरी है। अगर रेनफॉल नहीं हुई तो पूरी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। सो सिमिलरली द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, we are independent on the biological process of animal and availability of fodder। अब जैसे मैंने बात किया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नेचुरल बेसिस है बट एंटायर नहीं। जैसे जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो नेचर पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब हम डेयरी फार्म की बात करते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एनिमल्स का, इसीलिए ये मतलब नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। सो द प्रोडक्ट हियर मिल्क, यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? मिल्क है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। फिर मिनरल्स की बात करते हैं तो वो भी आता है, मिनरल्स और की बात करते हैं। और जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज एन प्राइमरी सेक्टर। जैसे अब यहाँ पे एक्सप्लॉइटिंग इसलिए कहा गया है कि जो मिनरल्स और ओर होते हैं वो ज़मीन के अंदर मिलते हैं, तो हम ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं ना, तो वो हो गया एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जिसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर। So secondary sector cover activity in which natural products are changed into other forms। जैसे वुडन लॉग का यूज़ करके फर्नीचर बनाया गया, टोमेटो का टोमेटो केचप बनाया गया, तो ये होता है सेकेंडरी सेक्टर। ओके, द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इसे ही कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लोथ्स। एंड इसे हम क्लोथ का, मतलब कॉटन्स का यूज़ करके क्लोथ बनाते हैं ना, तो वो एक काइंड ऑफ क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। जैसे कॉटन हमें मिला प्राइमरी से, और यहाँ पे प्राइमरी को यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट किया गया प्रोडक्ट का, उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। यूजिंग शुगर कैन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक अ शुगर कैन और गुड़ and we convert into use bricks to make houses and building। Since this sector gradually become associated with the different kind of industry that come up, it's called as industrial sector। मतलब इसे सेकेंडरी सेक्टर कहने के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे ब्रिक्स का यूज़ करके घर बनाया गया, सैंड का यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन साइट पे, है ना। सो नेक्स्ट इज आफ्टर प्राइमरी, आफ्टर सेकेंडरी क्या आता है? टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। And these are activity that helps in the development of primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce goods, but they are
एंड एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड होलसेल एंड रिटेल शॉप। तो ये क्या हो जाता है, देखो अभी प्राइमरी सेक्टर से हमने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, फिर सेकेंडरी सेक्टर में हमने गुड्स को बना भी लिया। अब बात आती है कि हमें कहाँ, हम उस गुड्स का करें क्या। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होलसेल के फॉर्म में, रिटेल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर तक वो गुड्स को पहुंचाते हैं। सो at a times it may be necessary to store these in a गोडाउंस, और इसे बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम तक चलाने के लिए गोडाउंस में भी इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि इसे राइस और वीट पूरे साल भर तो इनकी खेती होती नहीं है, तो इन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है गवर्नमेंट गोडाउन में, ताकि ये साल भर यूज़ हो सके। We also maybe need to talk about the over telephone or send letters, communication, borrow money from banks to help production and trade. And अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती है सर्विस में, तो आता है हमारा सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट, जिससे हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर। ओके, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर also includes some of essential service that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, those who provide personal service such as washerman, barbers, cobblers, people do not administrative or accounting work, and in recent time certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, सर्विस सेक्टर का। ओके, हम नेक्स्ट जानते हैं। अभी देखो इसको एग्जांपल आप खुद से रीड कर सकते हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का काफ़ी इजी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन बेसिस पे, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं गुड्स का या फिर सर्विसेज का। एक हाथ पैसा लो, दूसरे हाथ सामान लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई, ये भी आप खुद से ही करिए। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन तीनों सेक्टर का। जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो सबसे जो लोअर सेक्शन आता है वो आता है प्राइमरी का। सो द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोड्यूस आर वेरी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल्सो देयर आर 3 सेक्टर हैव नंबर ऑफ लार्ज पीपल वर्किंग इन द them to produce a goods and services. So next step क्या होता है, to see how much goods and services are produced and how many people are working in the sectors. अब जब हमने ये चीज़ें देख ली कि ये 3 सेक्टर होते हैं, तो अभी हमें ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल है जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने नंबर ऑफ़ ऐसे भी इंसान हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो और इसके बावजूद प्रोडक्शन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर. So how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? So without so many thousands of goods and services produced, you might think दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क. जैसे हम अगर सोचते हैं कि अगर पूरा ओवरऑल करना है तो एक हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क तो हो जाता है, बट द टास्क बी न्यूमरियस एंड्रोमस. जैसे बहुत बड़ा टास्क है, अगर हम कंपैरिजन करें बहुत बड़ा है. यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ कैन अप कार्स एंड कंप्यूटर्स नेल एंड फर्नीचर एंड इट वॉन्ट मेक सेंस. अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन. इफ़ यू आर राइट इन थिंकिंग सो टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम. जैसे इकोनॉमिक वाइज जाएँ हम तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट 20 per kg, the value of wheat is 2 lakhs and the value of 5,000 coconuts at 15 rupees per coconut is value of 70,000. Similarly, the value of goods and services in the 3 sector are
कैलकुलेटेड एंड देन एडअप, आगे जो है आगे चीज़ें एडअप होते जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज़ अ नो प्रिकॉशन हैज़ टू टेक, नो एवरी गुड्स दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड एंड इट मेक सेंस ओनली व्हेन इट इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को इन्वॉल्व नहीं किया था। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जैसा टमाटो केचप पूरा बन तो गया लेकिन उसकी पैकेजिंग बाकी रह गई, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। जब पैकेजिंग हो जाएगी और पूरा ओवरऑल डन हो जाएगा तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, और या फिर सर्विस कह सकते हैं, तो वो ही काउंट किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स होगा वो काउंट नहीं किया। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अ फार्मर हु सेल वीट टू अ फ्लोर for ₹20 per kg and the mill grind the wheat and sell the flour to a biscuit company at ₹25 per kg। आप सोचो 5 रुपये का यहाँ पे फ़र्क क्या हो रहा है, क्योंकि the biscuit company use the flour and things such as sugar, oil to make a packet of biscuit. It sells biscuit to market and consumer for ₹80 per packet. Biscuit are final goods and that is goods that reach to the consumer। देखो पता है क्या, इसका मैं सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ। जब कंपनी में कोई भी गुड्स बन के तैयार होता है तो वो कंज्यूमर तक पहुँचने का सफ़र जो होता है वो बहुत ही, एडवर्टीजमेंट हो गया, इंटरमीडिएटर हो गया, एजेंट्स हो गए, होलसेलर हो गया, रिटेलर, ये सारी चीज़ों तक वो पहुँच, जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचता है उस कमोडिटी की प्राइस जो होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है ना, क्योंकि वो सारे कॉस्ट को पूरा, जैसे अभी सपोज एक दुकान में रखा हुआ है तो वो दुकान का जो एक्सपेंसेस है वो भी तो वो दुकान वाला लेगा ना, उसमें ऐड अप करके। ओके, सो व्हाई ओनली फाइनल गुड्स सर्विस काउंटेड। अब मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि जो फाइनल गुड्स होती है वही काउंट की जाती। क्यों काउंट की जाती? बिकॉज कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज wheat and wheat flour is the example of intermediate goods। अभी मैंने अब थोड़ा टाइम पहले आपको इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल बताया था। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन अ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, इसीलिए इसे फिर से काउंट नहीं किया जाता। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि एक ब्रेड है, ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती है, जैसे कि ऑयल हो गया, फिर फ्लोर हो गया, है ना, फिर पैकेजिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लग गई। तो अगर वो फ्लोर है, मतलब आटा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन जब वो पूरा फाइनल रेडी हो जाता है तो उसमें वो ऑयल का प्राइस, फ्लोर का प्राइस, पैकेजिंग का प्राइस, सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड होके ही फाइनल प्राइस बनाई जाती है। तो अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का फिर से एडॉप्ट करेंगे तो वो काउंट नहीं होता है। तो जो फाइनल प्राइस बनेगी उसी को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो the value of final goods and services produced in each sector during the particular year provided to total production of the sector। आई होप आपको मतलब पूरे साल में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया गया है उसी को ही टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। जो जीडीपी में, जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम में भी उसी को ही कंसीडर किया जाता है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट आर कॉल्ड एज जीडीपी, जैसे इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री भी कहा जाता है। इट इज़ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ country during a particular year। GDP shows how big the economy is। GDP से हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री कितना डेवलप है, कितना पैसा है इकोनॉमी के पास, ठीक है, तो उसे हम GDP के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया द mammoth टास्क इज मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो GDP कहाँ से मेजर की जाती है, मतलब किसका पार्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का पार्ट होती है। एंड दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर। अब ये मिनिस्ट्री क्या करती है कि हर स्टेट में से डेटा को कलेक्ट करती है और
एक सेक्टर को कंसीडर नहीं, एक सेक्टर को टारगेट नहीं करती, हर सेक्टर में जाती है, हर सेक्टर से गुड्स को क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसी तरीके से डेटा को पब्लिश भी करती है ना। सो हिस्टोरिकल चेंजेस हम देखते हैं सेक्टर्स का। Generally, it has been noted that from the history of a many now developed country, that initial stage of development primary sector was the most important. Earlier time में ना सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर तो था नहीं इतना, तो प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब उसी को ही ज़्यादा हाईलाइट का पार्ट दिया जाता था। सो आज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट होते गया, नई नई एडवांसमेंट आती गई। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो प्रोडक्ट और ज़्यादा क्या होना स्टार्ट हुआ है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ है। Many people could now take up other activity. There are increased number of craft person and traders, and buying and selling of activities increased many times. देखो क्या हुआ कि खेती के अलावा, फार्मिंग के अलावा भी लोग क्या होना स्टार्ट हुए, अदर सेक्टर्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हुए। आज के टाइम में आप देखो, किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनता है, वो एक अच्छी स्टैंडर्ड जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वहीं पे जाके जॉब करेगा, बट वो किसान नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि किसानी मतलब फार्मिंग में काफ़ी समटाइम लॉस भी है। अब अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो तो कुछ भी होना, तो कंपनी का दिवाला निकलने दो, बट एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी हाथ में तो आनी है। तो लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ सेक्टर्स हो गया वो डिफरेंट जोन में क्या हो गया, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। एंड बिसाइड देर आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एक्सेट्रा। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी एंड मोस्ट पीपल वेयर आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। अर्लियर टाइम में जो सोर्स ऑफ इनकम था वो तो एग्रीकल्चर था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पे एम्प्लॉयड होते थे ओवर लॉन्ग टाइम, और बहुत सारे 100 साल आप कह सकते हैं, बहुत सालों बाद। एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्री केम अप and expanding their businesses. So those people who had earlier working on farm now begin to work in a factory in a large numbers, क्योंकि उन्हें मैंने अब बताया ना कि कंपनी का दिवाला निकलना है तो फैक्ट्री का दिवाला, पर आपको तो सैलरी मिलना है। सो दे आर फोर्स्ड टू डू सो, रीड द हिस्ट्री चैप्टर्स, एंड पीपल बिगन टू यूज मेनी more goods that were produced in a factories at a cheaper rates. अब बहुत सारे से गुड्स जो थे वो चीपर रेट्स में फैक्ट्रीज़ में बन रहे थे, और वहाँ से ही लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, परचेस करना स्टार्ट किया। सो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल पॉपुलेशन, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ओवर टाइम shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. मतलब जैसे अर्लियर टाइम में एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा थी, अब सेकेंडरी सेक्टर की इम्पॉर्टेंस बढ़ने लगी, और फिर 100 सालों बाद देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज, and the service sector has become the most important, working people also employed. मतलब सर्विस सेक्टर लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई कि वाइट कॉलर जॉब है, एक तो सैलरी बेस्ड होती है, आप पे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो, एंड द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इज देयर 3 सेक्टर इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ, मतलब पूरे साल भर में ये ड्रास्टिकली, मतलब स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर था, फिर धीरे धीरे लोग इन सेकेंडरी की तरफ मूव ऑन होना स्टार्ट किए, फिर टर्शरी सेक्टर की तरफ गए। तो एक तरीके का क्या था, ये इनिशियल हिस्ट्री था। अगर आप एक ग्राफ देखें सेकेंडरी और टर्शरी का, तो आप प्राइमरी में देखें ओवर अ 5 लाख पीपल 1973 से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का भी पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, फिर सेकेंडरी का, लेकिन आप ज़्यादा देखोगे 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो वो कहाँ पे है, टर्शरी सेक्टर। और गवर्नमेंट की जीडीपी जो है वो ज़्यादातर बूस्ट कहाँ से होती है, वो होती है टर्शरी सेक्टर से। राइजिंग इम्पॉर्टेंस, अब टर्शरी सेक्टर की इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ना स्टार्ट हुई, अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर ग्रोथ जो है गवर्नमेंट को वो कहाँ से मिलता है, वो टर्शरी सेक्टर से मिलता है। पहले के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट का पार्ट थी, गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादा थी, गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि
गवर्नमेंट सेक्टर को प्रॉफिट कम होता था एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सो ओवर अ 40 years बिटवीन 1973 to 74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, and it has increased the most of tertiary sector. As a result, in 2013-14, the tertiary sector has been emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके टर्शियरी सेक्टर ने इसको अपना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। तो अगर हम देखते हैं वाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो देखते हैं समझते हैं सर्वल रीज़न, बहुत सारे रीजन है। पहला रीज़न ऐसा है, इन एनी कंट्री सर्वल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री लाइक गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा बूस्टअप किया, कि इस पे ज़्यादा फोकस किया कि ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा या हमें टैक्स ज़्यादा मिलेगा यहाँ से। दूसरा रीज़न ये था कि the development of agriculture and industry leads to development of services such as transport, trade, storage, like we have already seen the greater development of primary and secondary। तो यहाँ पे इसको मिला। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों डेटा में कितना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है टर्शियरी सेक्टर का, है ना। फिर थर्ड रीज़न ये है, एज अ इनकम लेवल राइज सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग। अगर मैं आपको एकदम छोटे से सिंपल में, जिस तरह से चीज़ें डेवलप होती गई ना, रिवॉल्यूशन आते गया, वैसे वैसे चीज़ें रिवॉल्यूट होती गई और वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर की इम्पॉर्टेंस भी क्या होती गई, बढ़ती गई। सो फोर्थ रीज़न ये है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज those based on information and communication technology have become the more important essential. The production of these services has been rapidly increasing. In chapter 4 we shall see the example of new services के हम chapter 4 में देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन, अभी आज का टाइम में देखो, आप अगर इंडिया में बैठे हो तो आप यूके किसी भी देश से कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हो। क्यों? विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट, है ना। आप किसी भी कंट्री में एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं से भी गुड्स को ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एडवांसमेंट की वजह से हुआ, इसीलिए सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है 2013 से 14 के बाद में, ठीक है। सो हाउ एवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ओनली सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल, सर्विस सेक्टर इन इंडिया employ many different kind of people at 1 and 3 are limited number of skilled and educated workers. At the end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeeper, repair person, transport person। ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंक्रीज होता गया लोगों का। फिर नेक्स्ट हम बात जब करते हैं वाई मोस्ट ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखते हो तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्री का ग्रोथ होते गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ होते गया, लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट हुई ना। इन शॉर्ट जो भी प्राइमरी में है उनको भी, अब देखो अगर आप देखते हो तो प्राइमरी का रेशो थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया कि नॉट ओनली ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर, आप हर सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप 77 से 78 का डेटा देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग है सेकेंडरी वाला और टर्शियरी। और यहाँ पे आप देखोगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसलिए जैसे अब देखो अब क्या है, अगर आप मतलब महाराष्ट्र से हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि थेपला की कंपनीज, छोटे से एग्जांपल समझते हैं, थेपले की कंपनीज, वहाँ पे 10 से 12 लेडीज़ थेपला बना रही हैं और मतलब प्रॉफिट कमा रही हैं, है ना। तो थेपले की वजह से क्या हुआ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला और वो पैसा कमा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे स्मॉल सेक्टर्स है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, लोग वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारे भी एक रीज़न हो गए जिससे लोग क्या हो रहे हैं, एम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक है। थ्रू तो द इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट बाय मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ इंडस्ट्री वेंट by around
3 times, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ी है ड्यू टू दिस रीजन. एंड द सेम अप्लाइज टू द टेरिटरी सेक्टर एज वेल एज while production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector around 5 times. मतलब ये इंक्रीज होती गई 14 टाइम्स और ज़्यादा इंक्रीज होती गई. एज अ रिजल्ट more than half of the worker in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता गया है, ये इंक्रीज होता गया और लोगों को जॉब मिलना भी स्टार्ट. अब एक नया कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयड. इसका मतलब क्या होता है? what it mean that there are more people in agriculture than is necessary. So if you move to few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture are underemployed. अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग जॉब तो उनके पास एक सीज़न में काम होता है, रेस्ट ऑफ टाइम उनके पास काम नहीं होता है, या आइदर जिस फार्म में 5 लोगों की ज़रूरत हो वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं. तो एक टाइप ऑफ क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयड हो गया. आप मतलब जॉब कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती है. जैसे यहाँ पे दिया फॉर इंस्टेंस, टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओविंग अबाउट द 2 hectares ऑफ unirrigated land dependent only on a rain growing crops like jowar and bajra. Okay. And arhar. All 5 members of her family work in a plot throughout the year. Why they have now here else to go for a work? You will see that everyone in farm, none of remaining idle, but in actual their labor effort is getting divided. Each one is doing same work, but no one is a fully employed. मतलब हर इंसान, मतलब हर मेंबर ऑफ अ पर्सन जो है वो सेम लैंड पे काम कर रहा है. वो मतलब वो एक तरीके का क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयड हो गया. 1-2 हेक्टर लैंड उसी पे काम कर रहे हैं. हर इंसान का काम डिवाइडेड है पर वो काम कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called as disguised unemployment. मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे टर्म को disguised unemployment भी कहा जाता है. Now supposing on landlord Sukhram come and hire 1 or more 2 member of the family to work on his land, Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. अब जैसे यहाँ पे डिस्गस्ट में क्या होता है, चाहे एक जगह पे 10 लोग काम करें, चाहे एक जगह पे 5 करें, आउटपुट तो सेम ही आना है ना. तो उससे अगर 10 लोग में 5 लोगों को निकाल दिया जाए तो आउटपुट में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं देखने मिलेगा. आउटपुट विल बी द सेम, है ना. और बस ये हो जाएगा कि अगर 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनको अर्निंग मिल जाती है. सो देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया. This means that even if we remove a lot of people from the agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. The income of the family or people who take up other work. देखो अब क्या है कि अगर एक किसान को आप खेती के साथ साथ कुछ और भी काम दे करने के लिए, तो उसका जो फैमिली है वो सर्वाइव नहीं करेगा in terms of you can say income. So this underemployment can also happen in other sector, like example, thousands of casual worker in a service sector in urban area who search for daily employment, जो wages basis पे काम करते हैं. They are employed as a painter, plumber, repair person, doing other job. Many of them do not find a work every day. कुछ टाइम मिलता है, कुछ टाइम नहीं मिलता है. जैसे बड़े बड़े शहर में आप जाओगे तो वहाँ पे ना मूर्तियाँ बनाने का काम होता है. तो मूर्तियाँ जब गणपति होती है, जब दुर्गा पूजा होती है, तो उसकी डिमांड तो बहुत बढ़ जाती है. लेकिन जैसे ही उसकी डिमांड, मतलब जैसे दुर्गा पूजा ये गए, अभी से दिवाली आ रही है, तो दिवाली के टाइम पे उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, जो लोग दिया बनाते हैं. लेकिन जैसे दिवाली गई उसकी डिमांड एकदम से ख़त्म हो जाएगी. तो ऐसा टर्म को भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, क्योंकि लोगों के पास कुछ टाइम तो काम बहुत ज़्यादा होता है और कुछ टाइम काम बिल्कुल भी नहीं होता है.
ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट को, जैसे उसका नाम है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कैसे क्रिएट किया जा सकता है। देखो इसकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो इंसान खुद का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहता है उसको बैंक से अगर लोन मिल जाता है तो उसका एक चल पड़ता है। अगर उसने कंपनी ओपन की, अब जस्ट इमेजिन उसके अंदर कितने लोग काम करेंगे। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी ने स्टार्ट की तो ये छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और भी बहुत सारे वे, जैसे गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है आजकल। गवर्नमेंट भी मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ये भी है, बट लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई है। From the above discussion, we can see that there continue to considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. तो देखते हैं, टेक अ केस, यहाँ पे लक्ष्मण केस लिया हुआ है। विधर उसके पास 2 हेक्टर प्लॉट है जो अनइरिगेटेड लैंड है, एंड द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल for her family to irrigate the land, and the Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the Rabi season. तो अब यहाँ पर मैंने वही बताया कि जैसे एक किसान है, अगर उसे एग्रीकल्चर, पहले क्या था कि वो लोग मनी लेंडर के पास जाते थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन बोरो करते थे, बट राइट नाउ ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी ला दी है। लाइक गवर्नमेंट ही क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है टू द फार्मर्स, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। सीड्स प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता है। So suppose hectare of wheat can provide employment of 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizing, then application and harvesting। ये सारी चीज़ों में 2 लोगों को employment मिला। So 2 more member of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canal are dug to irrigate many such farms. So this could be lead a lot of employment। जैसे हाँ, यहाँ पे ये भी सही है कि जैसे अब डैम बन रहा है, कैनल बन रहा है। देखो कोविड के टाइम पे ना यूपी में मनरेगा करके एक ये चल रहा था स्कीम, जिसके थ्रू हर एक घर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। मतलब हर पर पर्सन एक बंदा जाएगा और दिन का 400-500 रुपये कमा कर आएगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस much more before they would need to sell some of this, and for they may be required transport their product to nearby town. If the government invests money in transportation and storage of crop, or make better rural roads so that mini truck reach everywhere, and several farmers like Lakshmi who have across the water can continue to grow and sell the crop। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई गई है कि अगर सपोज़ लक्ष्मी के पास लैंड तो हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी भी हो गई, लेकिन अब वो जो क्रॉप उसने उगाई है अगर वो नियर बाय मार्केट में बेचती है तो बट ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट कम मिल रहेगा। और अगर वो सिटी में जाकर बेचती है उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट करती है तो यहाँ पर ये हो जाता है कि एक तो सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है, एंड प्लस फार्मर्स को भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। So Lakshmi need not to be confined water alone to cultivate the land, and she also need a seed, fertilizer, agriculture equipments and prospectus। अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, पहले के लोग क्या करते थे, मनी लेंडर्स के पास जाके पैसे बोरो करते, बट राइट नाउ गवर्नमेंट क्या करती है, हर फार्मर्स को, जो फार्मर को रिक्वायरमेंट है ऑफ सीड, फर्टिलाइज़र, वो सारी चीज़ें बैंक के थ्रू लोन से प्रोवाइड कराती है। Okay, if the local bank give her credit at a reasonable interest of rate, so she will be able to buy all this time and cultivate her land properly। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में हम मनी और क्रेडिट के बारे में भी देखेंगे, पैसे का और क्रेडिट का दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अब दूसरा वे क्या है, अनदर वे बाय
which can be tackle the problem of is to identify, promote and local industries। अब ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे किस तरीके से टैकल किया जाता है जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की और सेमी रूरल एरियाज़ की, जिससे लोग एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है, सपोज मेनी फार्मर्स हैव डिसाइडेड टू ग्रो अरहर एंड चिकअप, इसको पल्स क्रॉप कहते हैं, सेटिंग अप दाल मिल टू प्रिकोर द प्रोसेस दीज एंड सेल इनटू द सिटी एंड वन सच एग्जाम्पल। जैसे कोल्ड स्टोरेज ओपन किया, देखो यहाँ पर सिंपली ये बताने की कोशिश की है कि वो फार्म, देखो मैं अभी एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे अभी के टाइम में कोल्ड स्टोरेज है, पहले का टाइम ऐसा था, मैंने जैसे देखा हुआ है, जो राइस होती थी या जो वीट होता था उसमें नीम के पत्ते डाल के या कुछ तो एक दवा आती थी वो डाल के उसको सालों सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा रहा था ताकि वो आगे जाके काम दे सके, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज में अगर हम बात करें, जैसे अभी ये तो राइस और वीट की बात की, बट मैंने जब हम बात करते हैं पोटैटो की, अनियन की, तो हम ये देखते हैं कि हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है जिससे वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रह सके और ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो इजीली हो सके, है ना। तो अगर जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज प्रोसेस वेजिटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक टोमेटो, पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, ये सारी चीज़ें मार्केट में क्या होती है, सोल्ड होती है आउटसाइड। देखो एक स्टेट से, जैसे वेस्ट बंगाल में आप जाओ तो राइस की क्रॉपिंग ज़्यादा होती है, तो वेस्ट बंगाल से राइस गवर्नमेंट परचेस करती है और डिफरेंट स्टेट में क्या करती है, बेचती है विद द हेल्प ऑफ rationing shop, and this will be provide employment in industries located in a semi rural area, not necessarily in large urban centers। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम बात करें तो डू यू नो दैट इंडिया में 60% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें 5 से 29 साल के लोग हैं, और जो क्या है, और आउट ऑफ दीज ओनली 50% लोग ऐसे जो हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अटेंड करते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस देते हैं जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं। ओके, एंड रेस्ट पर्टिकुलरली दोज एज देन 18 years मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर। बहुत सारे ऐसे गांव अभी भी हैं जहाँ पे छोटे बच्चे खेतों में काम करते हैं या एज अ चाइल्ड लेबर काम करते हैं। ओके, सो इफ़ दीज चिल्ड्रंस आर attend school and they will require a building, more teachers, other staff, and the study conducted by its while planning commission, and now अब कौन है, नीति आयोग है। estimate that nearly 20 lakhs job can be created in a education sector alone। similarly if we are improve health and situation, इसका सिंपल सा है कि जैसे हम डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि अगर जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में पैसा खर्च किया जाए तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से निकल के आता है, लाइक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फाइनेंशियल सेक्टर इम्प्रूव होता है, हेल्थ इम्प्रूव होता है ना। एंड every state or region has a potential to increase the income and employment। और हर स्टेट के पास क्या है, ये है। अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, the same study by planning commission say that tourism as a sector is a improve every year can give 35 lakhs। अभी देखो टूरिज़्म इतना ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गया है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आप ट्रांसलेटर की जॉब देख सकते हो या टूरिस्ट गाइड की जॉब देख सकते हो, कर सकते हो। तो अब टूरिस्ट से कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा, सपोज़ हमारे जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे बाहर के लोग आए महाराष्ट्र घूमने के लिए, है ना, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में बूस्टअप होगा। वैसे ही जब बाहर देश के लोग हमारे कंट्री में आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए तो हमारे कंट्री का क्या होता है, बूस्टअप होता है, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी क्या मिलती है। सो वी मस्ट रियलाइज़ दैट। और अगर हम बात करें ना तो इंडियन गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो राइट टू वर्क यानी कि हर इंसान को काम करने का अधिकार है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जॉब तो मिलनी चाहिए तब तो इंसान काम करेगा, है ना। देखो यहाँ पे मनरेगा की बात की गई 2005। सो इट्स अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे राइट टू वर्क है। सो यहाँ इसको महात्मा गांधी
नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो 2005 में आई थी, इसके थ्रू ये बताया गया था कि हर इंसान को काम करने का अधिकार है। उसमें 100 डेज़ गारंटी जो काम करने का दिया था, मतलब आपको 100 डेज एटलीस्ट काम करने के लिए मिलेगा ताकि आप पैसा कमा सको, और हर फैमिली मेम्बर से हर इंसान को मिलेगा। ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी ईयर, इफ़ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी प्रूव एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जैसे अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था, जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, अगर वो किसी रीज़न की वजह से बंद हो जाती थी और वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो थे वो घर पे बैठ जाते थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उन्हें क्या देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि अगर आप घर पे वॉलंटरी रिटायर्ड हो या जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज अ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अभी अगर कांता की बात करो तो एक ऑफिशियल लेडी हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, यानी कि एक तरीके की सर्विस दे रही हैं। कमल की हम बात करें तो कमल क्या है, कांता का लेबर है। वो क्या है, डेली वेजेस पे काम करता है, यानी कि वो एक तरीके का लेबर है ना, जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ों को डिवाइड है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। सो कांता वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर ऑल द एंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलरली एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंसान काम करे, मतलब कंपनी क्या दिवाला निकले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको सैलरी मिलनी ही है। तो ये एक बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का। एंड दे रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन बाय वेरियस लॉज, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट दिया हुआ है, मिनिमम वेज एक्ट दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट दिया हुआ है, एंड शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट भी दिया हुआ है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस। मतलब ये गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स और प्रोसेस से ही चलता है, यहाँ पे अपनी मनमर्जी चलती नहीं, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं, सम ऑफ दीज पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क देयर ओन बट दे टू हैव अ रजिस्टर्ड देमसेल्फ। अगर वो किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करते, उनका खुद का काम है, तो उनको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पाना होता है, तभी वो क्या कर सकते हैं, खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली एंजॉय सिक्योरिटी इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको ये रहता है कि भाई मेरी जॉब 1 साल तक सेफ है, उसके बाद देखेंगे। या कहीं बहुत जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे उनको जॉब से निकाला ही नहीं जाता। दूसरा बेनिफिट ये है कि उन्होंने अगर एक्स्ट्रा काम किया तो उनको ओवर टाइम मिलता है, उनको छुट्टियाँ मिलती है, उनके नंबर ऑफ आवर्स जो है वो फिक्स होते हैं कि आप 6 घंटे ही काम करोगे, उसके बाद आप घर पे चले जाओगे। तो ये सारे बेनिफिट उनको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, जैसे हमें दिया हुआ है पेड लीव मिलता है उन्हें, देन पेमेंट ड्यूरेशन फिक्स होता है, हॉलीडे फिक्स होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें पेंशन भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी बेनिफिट एंजॉय करते हैं कौन, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बिल्कुल भी अपोजिट होता है, और ये गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से पेड करते हैं, और रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। हाँ, समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई भी प्रोविज़न नहीं होता ओवर टाइम का, या पेड लीव समटाइम नहीं होता है, हॉलीडेज़ लीव नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सो एम्प्लॉयमेंट, इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो सिक्योर नहीं हो, कभी भी आपकी जॉब आपसे जा सकती है। एंड पीपल कैन आस्क टू लीव विदाउट एनी रीज़न एंड वेयर देयर इज़ अ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन पीपल। ऐसे अब यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे आपने देखा होगा जो शादियाँ करवाते हैं, वेडिंग प्लानर्स, शादियों के सीज़न में उनको बहुत काम होता है, बहुत काम, लेकिन जैसे शादियों का सीज़न चला जाता है उनके पास काम की कमी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं यहाँ पे, यानी कि समटाइम वो अगर काम बढ़ गया तो वो नए लेबर्स को भी हायर करते हैं, और अगर काम कम हो गया तो वो उन्हें
टर्मिनेट भी कर देते हैं, इनको निकाल भी देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसे हमने बात किया ऑर्गेनाइज सेक्टर तो काफ़ी सिक्योर्ड और मतलब अच्छा होता है, बट व्हाट अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो कैसे खुद को सिक्योर कर सकते हैं। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट sought after, but the employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly, and it is common to find many organized sector enterprises in an unorganized sector. They adopt a such strategy to evade tax, refuse to follow laws that protects, and अभी यहाँ पर क्या होता है, एक तो टैक्स से बचते हैं वो, दूसरा क्या होता है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, और एज ए रिजल्ट क्या होता है a large number of workers are forced to enter the unorganized sector job which pay very low salary and they are often exploited, not paid their fair wages. मतलब जितना उनको वेजेस मिलना चाहिए उतना वेजेस नहीं मिलता है, इन शॉर्ट वो एक्सप्लॉयड होता है बाय द ओनर, एंड उनकी जॉब भी क्या होती है, इनसिक्योर होती है। जब हम बात करते हैं 1990 से, सिंस 1990 it is a common to see that large number of workers losing their job in organized sector because these workers are forced to take a job in an unorganized sector with a low earning salary. So hence, beside the need of more work, there is also need to protection and support of the वर्कर इन अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को सपोर्ट मिलता है तो वही कंपैरिजनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए टुवर्ड्स देयर जॉब, ताकि उनको टाइम पे सैलरी मिलती रहे और वो अपना जो डेली उनका लाइफ है वो अच्छी तरीके से स्पेंड कर पाएँ। सो हु आर दिस वनरेबल पीपल, अब कौन कौन से ऐसे वनरेबल पीपल हैं और उन्हें किस तरीके की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब वनरेबल ग्रुप में कौन आता है, सबसे पहले जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लोग हैं या लेबरर्स है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, देन शेयर क्रॉपर्स है, आर्टिशंस है या वेवर्स है, ब्लैक स्मिथ्स है, कारपेंटर्स है, गोल्ड स्मिथ है, ये सारे लोग क्या आते हैं, वनरेबल ग्रुप में आते हैं। और 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इज़ इन इंडिया इन अ स्मॉल मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। 80% जो फैमिली है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर ये होता है कि इनको सपोर्ट किस चीज़ का चाहिए होता है कि उन्हें टाइम से सीड्स मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, एग्रीकल्चर इनपुट मिले, क्रेडिट स्टोरेज मिले, देन फैसिलिटी अलग अलग मार्केटिंग मिले। जैसे अगर वो अपने क्रॉप का मार्केटिंग एक अच्छे वे में करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अच्छी मार्केट ना होने की वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या कैजुअल वर्कर हो तो जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं या जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, एंड दोज हु वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट्स वाले जो गारमेंट्स बनाते हैं, जो रेज पिकर्स होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों की यहाँ पे इन सिंपल बात होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं उनका, या कैजुअल वर्कर्स उनको कह सकते हैं। तो इस तरीके के जो वर्कर्स होते हैं वो आपको रूरल एरियाज़ में भी मिल जाएंगे और अर्बन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मेजॉरिटी जो होती है वर्कर वो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, ट्राइब्स के होते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके का हमें क्या देखने मिलता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखो यहाँ पे कास्ट की वजह से भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप किसी बड़ी कंपनी में जाओ तो आपको जेंडर वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखने मिलता है। लाइक अगर आप फीमेल हो तो आपको पे ज़्यादा नहीं होता है, वहीं मेल को सेम पोजीशन के लिए ज़्यादा पे मिलता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो पब्लिक सेक्टर वो होता है जो पूरा गवर्नमेंट के अंदर आता है, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो पूरा प्राइवेटली ओन्ड होता है। ठीक है, सो अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू सेक्टर कुड बी ऑन द basis of own assets and responsibility of delivering services। जैसे कि in public sector the government owns most of assets and provide the services, and private sector में क्या होता है,
private sector ownership of assets and liabilities in a has hand of private individual companies, रेलवे, पोस्ट ऑफ कंपनी, मतलब इनके इन सिंपल वर्ड जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका खुद की असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और सारी सर्विसेज होती हैं, और जो प्राइवेट होता है उनका खुद का होता है. सो रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक. रेलवे आज भी गवर्नमेंट सेक्टर में आता है और पोस्ट ऑफिस भी. एंड वेयर सेक्टर कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, प्राइवेटली ओन की जाती हैं. सो एक्टिविटी इन द प्राइवेट आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न मनी. देखो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन हम जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है कि वेलफेयर प्रोवाइड कराना इकोनॉमी में. टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी to these individual and to the and company, and the suppose of public sector is not just to earn profit, और इनका क्या होता है, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड देयर वे ऑफ टू मीट एक्सपेंसेस. देखो क्या होता है, जैसे अभी रेलवे है, ठीक है, तो रेलवे में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लगाती तो है, लेकिन उससे अर्निंग बहुत कम होती है ना. अर्निंग कैसे कम होती है, क्योंकि जो जैसे अभी आप अगर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाते हो तो आप फेयरली 700-800 की टिकट में पहुंच जाते हो, है ना, टिकट की बात कर रही हूँ मैं खाली. तो गवर्नमेंट को यहाँ से अर्निंग तो होती नहीं है, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है. तो गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होगी, इनकम होगी गवर्नमेंट को टैक्स से. तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंसेस को मिलती है, लेकिन उसे प्रॉफिट कहाँ से होता है, प्राइवेट सेक्टर से, जहाँ से वो टैक्स से पैसा उठाती है. सो देर आर सर्वल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट. सो सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग सम लार्ज सम ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी. Okay, so also collecting money from the thousands of people who are used to facility not easy. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है. जैसे एग्जांपल दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन, डैम्स. ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा अपना स्पेंड करती है, हैवी स्पेंडिंग करती है, ताकि लोगों को सुख सुविधाएँ मिल सके, है ना, फॉर पब्लिक वेलफेयर. So there are some activity which the government has to support. जैसे कि प्राइवेट सेक्टर may not continue their production or businesses unless government encourage it. जब तक गवर्नमेंट को का इंकरेजमेंट नहीं मिलता तब तक प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करती. जैसे कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इन मेनी इंडस्ट्री मेनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट माइट बी शट डाउन, and government here set steps in by supplying electricity at a rate in which industry can afford. जैसे अभी कुछ गवर्नमेंट जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी कम चार्ज करनी चाहिए. मतलब जितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक हिसाब से आना चाहिए, है ना. एंड सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है. देयर इज़ अ स्टोर इन इट्स गो डाउन एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स. और जो हमने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में 9th चैप्टर में पढ़ा था, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो गवर्नमेंट हैज़ टू bear some of the cost. In this way the government support both farmers and consumer as well. So there is a large number of activity which is primarily responsible to the government and government must spend on this. जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, जिस पे गवर्नमेंट को अच्छा खर्चा करना चाहिए, है ना, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है कि सेकंड एक्चुअली चैप्टर में डिस्कस किया है कि पीपल एज ए रिसोर्सेज में. एंड रनिंग प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, particularly elementary education, and the duty of government. India is a decide illiterate population of largest in the world.
जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमको सिंस फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इंग्लिश होता है, तो हम थोड़े से इंग्लिश में अच्छे होते हैं। बट अगर आप उत्तर प्रदेश साइड जाते हो, आज थोड़े से 10 साल पीछे चले जाओ, तो वहाँ पर ना बच्चों को 5th स्टैंडर्ड के बाद इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया जाता, तो आप सोचो कि उतना उनका ग्रोथ कितना पीछे हो जाए। तो ऐसा करना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा गवर्नमेंट को, चाहे कैसा भी स्कूल हो, सिंस फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही उनको इंग्लिश जो है कंपलसरी करना चाहिए। सो सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर malnourished and quarter of them are critical in of ill, क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूरिश एक तो फूड नहीं मिलता है, ऊपर से उनकी जो मम्मी होती है वो भी काफ़ी अंदर से कमज़ोर होने की वजह से एक हेल्दी वे भी नहीं आता, जिसकी वजह से इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बढ़ जाता है। बच्चे पैदा होने के बाद कुछ सालों में ही या 1-2 साल में ही क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। सो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट उड़ीसा में क्या है 40 है, मध्य प्रदेश में है 48। देन सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट, अगर हम कंट्री की बात, हाइयर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन, किसमें, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहिए, जैसे कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी, जो इंसान घर नहीं खरीद सकता उनको अफोर्डेबल यानी कि फ्री में भी घर प्रोवाइड कराना चाहिए, और जो गरीब है उनको खाना और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना चाहिए। इट ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू द इंक्रीज ऑफ स्पेंडिंग सच एरियाज। मतलब ऐसे जगह पे भी स्पेंडिंग करना चाहिए जहाँ पर लोग बेचारे बिना खाना के रात में सो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे गरीबी आज भी है। जैसे मैंने बिहार के बारे में सुना था, वेस्ट बंगाल के बारे में सुना था कि आज भी वहाँ पे आप जाओ तो बहुत गरीबी है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपको लेक्चर पसंद आया फिर नहीं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने एक एक वर्ड को रीड करके आपको बताया हुआ है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, और तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।